प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हेडिंग में बिल्कुल लिखा गया है कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो सूत्र है इसको हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये हमारा कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ध्रुव। इसके इस साइड पे यहाँ हम किसी वस्तु को रख रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं ओ, ऑब्जेक्ट हमारा वस्तु है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रकाश किरण हम क्या करते हैं, इस पर आपतित कराते हैं। उससे पहले हम इसके बाएं साइड के माध्यम को और दाएं साइड के माध्यम को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो इस जो हमारा उत्तल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है, इसके बाएं साइड का जो अपवर्तनांक है या माध्यम है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, हमारा माध्यम ये है विरल। और इसके दाएं साइड का माध्यम हम क्या मान ले रहे हैं, सघन। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से इस ओ पॉइंट से, जैसे इसके पहले हुआ करता था, हम लोग हर टॉपिक पे बात किए हैं कि यहाँ से एक प्रकाश किरण हमारी चलेगी और इस पृष्ठ पे क्या होगी, टकराएगी। ठीक है, तो आओ देखते हैं। ये प्रकाश किरण हमारी चल रही है, इस पृष्ठ पे टकराई। तो अब यहाँ पे बात आती है, जब एक साइड से दूसरे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश किरणें, तो वहाँ पर अभिलंब की बात होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे होती हुई ये हमारा एक अभिलंब हो जाएगा। और ये अभिलंब जिस पॉइंट से होकर जा रहा है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, वक्रता केंद्र। हमारा क्या होगा, ये वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये प्रकाश किरण जब यहाँ इस ए पॉइंट पे, इसको हम नॉमिनेशन कर दे रहे हैं, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। इस ए पॉइंट पे प्रकाश किरण क्या हुई, टकराई। और टकराने के पश्चात ये क्या होगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अर्थात ये प्रकाश किरण हमारी इस डायरेक्शन में निकल गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण हम क्या करते हैं कि इसके पी पॉइंट से गुजारते हैं। तो पी पॉइंट से ये जाती है और जैसे गई प्रकाश किरण सीधे वैसे ही निकल जाती है। क्या होती है, सीधे उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। तो अब यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, ये हमारी जो प्रकाश किरण है जिसे हम ओपी नाम दे रहे हैं, ये क्या हो रही है, आगे पी आर, मतलब आगे ये क्या हो जा रही है, निकल जा रही है। इस प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ाएं, है ना। दूसरी प्रकाश किरण हमारी क्या है, ये ओ ए, ये जो अपवर्तित हो रही है, इन दोनों अपवर्तित किरणों को हम पीछे बढ़ा रहे हैं। तो देखो भाई, पीछे बढ़ाने का मतलब ये हम पीछे बढ़ा रहे हैं, ये प्रकाश किरण भी हमारी पीछे बढ़ेगी। तो भाई एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, टच कर रही हैं, वही पॉइंट पर इस वस्तु ओ का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसका हम नॉमिनेशन कर दे रहे हैं आई। ठीक है, और ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सी। इस पॉइंट को क्या कह देंगे, सी। दूसरी चीज यहाँ आती है कि यहाँ पे आपतन कोण क्या कहाँ बनेगा और अपवर्तन कोण कहाँ बनेगा। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई अपवर्तक पृष्ठ है, ये हमारा अविलंब है। अगर कोई भी प्रकाश किरण, मान लीजिए ये हमारा विरल माध्यम है और ये क्या है, सघन माध्यम है। अगर विरल से सघन में जाती है तो यहाँ इस कंडीशन में अविलंब की ओर झुकती है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण अविलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। और यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, अभिलंब। और ये क्या होता है, आपतित किरण। और ये क्या है, अपवर्तित किरण। और अभिलंब तो हमारा है ही। तो यहाँ पे आई बनता है आपतन कोण, और यहाँ पर क्या बनता है, आर, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अपवर्तन कोण। तो यहाँ आप बताइए भाई, ये प्रकाश किरण अगर चल रही है तो चलने के बाद ये अपवर्तित हुई, तो अगर हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये ओ जो है, ये कौन सा एंगल बना रही है, आपतन कोण, तो भाई अविलंब हमारा ये है।
अभिलंब हमारा ये है। तो अभिलंब और आपतित किरण हमारी ये है। इसके बीच जो बनने वाला कोण होगा ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण आई दिखा दे रहे हैं। दूसरी चीज ये बताइए, ये जो हमारा अभिलंब और अपवर्तित किरण है, ये बनने वाला एंगल जो होगा ये क्या होगा? आर होगा। इसका नाम हम क्या दे दे रहे हैं? आर दे दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आर, ये दूसरा आर, इसको हम बना ले रहे हैं, नहीं तो अभी जब हम नॉमिनेशन करेंगे तो दिक्कत होगी वहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया? आर। अब बताओ, ये आर अगर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसके बीच बनने वाला एंगल हम अल्फा मान लें, इसके बीच बनने वाला एंगल हम बीटा मान लें, और इसके बीच बनने वाला एंगल क्या मान लें? गामा मान लें, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पी पॉइंट है, यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं? एक लंब डाल दे रहे हैं, और इस लंब का नॉमिनेशन हम क्या कर दे रहे हैं? पी डैश। ये क्या हो जाएगा? पी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरी बात क्या करते हैं, यहाँ तक अगर हम लोग समझ पा रहे हैं तो फिर हम आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा P है ध्रुव और ये O हमारा वस्तु है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ लिखेंगे वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, इसको हम लोग क्या कह दें? OP। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम U कहेंगे, क्योंकि ये सब बाएं साइड में है इसलिए इसको हम क्या करेंगे? माइनस में काउंट करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? IP। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? V माइनस में। फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा C है, C मतलब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी। ये क्या हो जाएगा भाई? बाएं साइड में सब है, इसको हम क्या मान लें? कैपिटल R मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें अगर समझ में आई हैं तो अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो अब U, V और R ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गया। हम लोग स्नेल का नियम जानते हैं कि क्या होता है? साइन I बटे साइन R, इसका मान n के बराबर होता है, ठीक है। जहां पर अगर हम n कहना चाहें तो ये हमारा अपवर्तनांक है, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो हम बाएं साइड का माध्यम क्या मान ले रहे हैं? जो कि विरल है, इसका अपवर्तनांक n1 मान ले रहे हैं। दाएं साइड का अपवर्तनांक हमारा क्या हो जाएगा? n2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन I बटे साइन R इक्वल टू, इसके स्थान पे n2/n1। बात समझ में आ रही? फिर ये क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं I और R, क्योंकि ये दो पॉइंट हैं A और P एक दूसरे से बहुत नियरेस्ट हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा साइन I होगा, क्या होगा? साइन I होगा, इसको अप्रॉक्सीमेट हम I के बराबर, तथा जो हमारा साइन R होगा इसको हम अप्रॉक्सीमेट R के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या आ जाएगा भाई बताओ? यहाँ पे हो जाएगा I/R इक्वल टू क्या हो जाएगा? n2/n1। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n1I इक्वल टू n2R। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अब यहाँ की आगे हमारी प्रक्रिया क्या होगी, हम इस पे विचार करेंगे भाई, है ना। तो यहाँ देखो भाई, हमने R को ये R माना है हर जगह, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी R हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी R, और यहाँ पर ये R हमारा हो जाएगा, ठीक है।
नॉमिनेशन करने में, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा गामा माने हैं तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो आओ देखते हैं। अब ये N1 I N2 R, अब हमारे पास ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम I और R का मान यहाँ पे कैसे निकाल के लाएं। ठीक है, तो अब देखिए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल या कोण वाली प्रक्रिया अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तभी हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आ जाओ भाई, हम लोग सबसे पहले जिस त्रिभुज में बात कर लें वो त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज AOC। किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, AOC में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOC में। आप बताओ भाई, यहाँ पे एक कंडीशन होती है भाई, आप लोगों को बताया गया होगा कि ये हमारा अगर कोई त्रिभुज है, अगर इसका कोण ये मान लीजिए A है, ये कोण हमारा B है और ये कोण हमारा C है, तो ये त्रिभुज का अंतः कोण है और ये क्या है, बाह्य कोण है। तो इसका रूल यही है कि अंतः कोण का योग जो होगा ये बहिष्कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आप जरा बताइए, अगर हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये एंगल बन रहा है अल्फा, दूसरा एंगल हमारा क्या बन रहा है, ये आई, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे बहिष्कोण हमें क्या दिख रहा है, गामा। तो क्या हम अल्फा प्लस आई बराबर गामा लिख सकते हैं? अगर हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा अल्फा होगा और जो आई होगा, इसकी जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, गामा के बराबर। ठीक है, फिर यहाँ से हमें आई निकालना है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा। इसे क्वेश्चन नंबर 2 बना ले रहे हैं। ठीक है, पुनः बस एक स्टेप और बचा हुआ है। अब हम किस त्रिभुज में चलते हैं, पुनः हमारी कंडीशन ये है कि अब हम त्रिभुज AIC में चल रहे हैं। तो आप बताओ, यहाँ एंगल हमारा क्या है, बीटा है, ये एंगल हमारा कितना है, आर है। ठीक है, तो अब ये बीटा और आर का योग क्या गामा के बराबर होगा कि नहीं होगा। पुनः अगर हम लिखना चाहें तो पुनः हमारा दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, A और I और ये क्या है, C में। यहाँ अगर करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीटा और ये क्या, आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, गामा के। तो हम क्या कह सकते हैं कि बीटा प्लस आर बराबर किसके हो जाएगा, गामा के। यहाँ से आर बराबर निकालेंगे तो गामा माइनस क्या आ जाएगा, बीटा। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, अगर इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अब आगे हम जो करेंगे, इस आई और आर की वैल्यू हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में आई तथा आर का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई बताओ। ये हमारा आई है तो N1 आई के स्थान पे क्या हो जाएगा भाई, गामा माइनस अल्फा बराबर N2, आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 4 मान ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम सॉल्व कर लें, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू हमें मिल जाए तो बड़े आसानी से जो हमें सॉल्व करना है वो मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, यहाँ पे अगर हम त्रिभुजों की बात करेंगे, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज AO और तीसरा त्रिभुज हम क्या कह दें कि P डैश में, या लिख दे रहे हैं इस त्रिभुज में कामा त्रिभुज AIP डैश तथा ACP डैश में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आई और आर हमारा बहुत छोटा एंगल है तो अल्फा बीटा गामा भी हमारा क्या होगा, छोटा ही होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसमें हम अगर इसकी हाइट को h मान लें तो कोई दिक्कत है, अभी मानी हुई चीज़ें सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप बताओ, पहले त्रिभुज में अगर हम tan अल्फा लें, ठीक है, और इसको हम क्या कह दें तो tan थीटा बराबर, आपको मालूम होगा भाई tan थीटा बराबर क्या होता है,
ये फार्मूला भाई जिसको डाउट में है ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है ए पी डैश और आधार हमारा ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी। तो आप बताओ जरा, यहाँ अगर पहले बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे तो टेन थीटा हमारा क्या है ए पी डैश लंब हमारा है, और आधार क्या है भाई ओ पी डैश, आधार क्या है ओ पी डैश। आप बताइए ये P वाला पॉइंट P डैश के बहुत नियरेस्ट में है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P P डैश के बहुत करीब है, बहुत करीब है, इसलिए यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा OP डैश है इसको हम OP के बराबर, और दूसरा हमारा क्या है IP डैश जो है इसको IP के बराबर, तथा जो हमारा CP डैश है इसको किसके बराबर CP के बराबर कर सकते हैं। तो आप बताओ, चूंकि यहाँ अल्फा बहुत छोटा है तो इसलिए यहाँ tan अल्फा को अप्रॉक्सीमेट अल्फा के ही बराबर कर सकते हैं। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा भाई AP डैश के स्थान पे AP और बटे OP के डैश के स्थान पे OP। ठीक है, आप बताओ अल्फा बराबर AP अपान OP डैश, AP हमारा क्या है H है, आप बताओ क्या आ जाएगा H, और OP डैश OP हमारा कितना है, यहाँ लिखा गया है माइनस में U, अर्थात यहाँ अल्फा बराबर क्या आ गया H बाई U। ऐसे अगर हम बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा tan बीटा बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा भाई लंब तो वही अपना है AP डैश बटे क्या आ जाएगा भाई ये हमारा आ जाएगा IP डैश, पुनः वही प्रक्रिया होगी कि tan बीटा बराबर अप्रॉक्सीमेट बीटा, तो यहाँ से बीटा बराबर क्या आ जाएगा AP डैश के स्थान पे AP और इसके स्थान पर IP, या इम्प्लाई दैट बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं AP के स्थान पे क्या है H है और इसके स्थान पे क्या है माइनस में V, हमें बीटा का मान भी मिल गया। सही है, अब फिर क्या करना है, अब गामा का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो आप बताओ अगर हम गामा का मान निकालने का प्रयास करते हैं तो यहाँ आगे वाली प्रक्रिया क्या हो जाएगी, गामा बराबर क्या हो जाएगा, देखो गामा के लिए हम किस त्रिभुज में चल रहे हैं ACP डैश, ACP डैश, किस त्रिभुज में ACP डैश। तो आप बताओ जरा यहाँ हमारा लंब कितना हो जाएगा tan गामा बराबर क्या आ जाएगा, लंब हमारा क्या है AP डैश बटे क्या हो जाएगा आधार हमारा क्या हो जाएगा CP डैश, क्योंकि यहाँ हमने प्रक्रिया बताया है कि AP की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी AP डैश के बराबर, तो यहाँ tan गामा बराबर क्या आ जाएगा गामा के, और यहाँ गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा AP अपान क्या आ जाएगा CP। AP की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई AP का मान H है और CP की वैल्यू क्या यहाँ बताया गया है माइनस में R, तो यहाँ हमें गामा का मान भी मिल गया। अब हमें वो सारी चीज़ें मिल गई अल्फ़ा बीटा और गामा, तो अब हम क्या कर दें इन सभी मान को समीकरण नंबर 4 में रख दें। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं समीकरण 4 में अल्फ़ा बीटा तथा गामा का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई बताओ, यहाँ n1 है, गामा का मान हमारा कितना है यहाँ लिखा गया है -h/r। फिर आगे वाली प्रक्रिया हमारा क्या है भाई, यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा की बात करते हैं तो अल्फ़ा का मान क्या बताया गया है -h/u, माइनस में क्या है h/u। आगे अगर हम बात कर लें भाई ये n2 है, इधर क्या है n2 है,
और अगर यहाँ पे हम बात कर लें गामा की, तो यहाँ गामा का मान क्या है, h बाई क्या बताया गया है, h बाई गामा का मान क्या निकाला गया है, r माइनस में, और माइनस ये v का मान, सॉरी यहाँ पे हमारा कहाँ गया, बीटा का मान क्या है, ये लिखा गया है बीटा की वैल्यू माइनस h बाई v। सही है। आप बताइए भाई, यहाँ इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लें, n1, ये माइनस h बाई क्या आ जाएगा, r, और माइनस माइनस प्लस h बाई u, ये बराबर किसके हो जाएगा, n2 माइनस में h बाई r, और ये माइनस माइनस प्लस h बाई v। सही है। इसके आगे का हम डाटा यहाँ इस साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइए जरा, इन दोनों में यहाँ क्या कॉमन है, h कॉमन है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, n1h, यहाँ क्या बचेगा भाई, 1 बाई r माइनस में, और ये प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, u, इधर क्या हो जाएगा n2, और h यहाँ भी कॉमन होगा, इधर क्या है 1 बाई हमारा है r, और वो भी किस में, माइनस में, और प्लस 1 बाई v। ठीक है। आप बताओ h से h क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है। अब बताइए इसको हम उधर अंदर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में n1 अपान r प्लस n1 अपान u इक्वल टू माइनस में n2 अपान क्या आ जाएगा भाई r, और ये प्लस क्या हो जाएगा n2 बाई v। बात सही है। अब हम सोच रहे हैं r को एक साइड में कर लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजते हैं तो n2 उधर माइनस में, इधर क्या आ जाएगा प्लस में, और ये माइनस n1 बाई r बराबर n2 बाई v, इसको उधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस n1 बाई u। दोनों में क्या कॉमन है, n2 बाई r, और यहाँ पे माइनस n1, और ये क्या है, दोनों में तो r कॉमन ही है ना, इधर क्या चल रहा है n2 बाई v माइनस n1 बाई u। ये हमारा क्या आ जाएगा फार्मूला जो हमें डिराइव करना है। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा n